हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। तो उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ, वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसको, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखेंगे इस वीडियो में सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, जिसने सोवियत संघ पर शासन किया था। तो ये जो सोवियत संघ में केवल एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो साम्यवादी शासन प्रणाली के आधार पर एक छत्र शासन करती थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी, और इसने लंबे समय तक यहाँ पे जो है वो शासन किया था। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और पूंजीवाद तथा व्यापार का विरोध था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, और समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जहां समाज में संतुलन बनाए रखा जाता है, समाज के सभी वर्गों में समान जो है वो साधन होते हैं उनका वितरण समान तरीके से होता है, आमदनी का वितरण समान तरीके से होता है। तो इस तरीके से एक सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास इसमें किया जाता है। इस प्रणाली ने अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान की थी कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखे नहीं मरेगा, और एक न्यूनतम जीवन स्तर तय कर दिया था, वो सारी सुविधाएं सबको समान रूप से प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जोसेफ स्टालिन की। उन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया, और इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ मजबूत हुआ था। तो याद रखना आपको, जोसेफ स्टालिन 1924 से लेकर के 1953 तक इनका शासनकाल रहा था, और इस दौरान सोवियत काफ़ी आगे जो है वो मजबूत जो है वो बना था इनके कार्यकाल में। अब इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अपन बात करेंगे। उद्योगों को बढ़ावा दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई थी। चूँकि 1924 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और उसके बाद जो है ना 1953 तक इनका शासन रहता है। इसके अलावा इन्होंने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया था, ठीक है, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया था। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि सोवियत प्रणाली जो थी, इसके दोष क्या थे, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी, इसमें क्या क्या डिमेरिट्स थे इसके। तो इसमें क्या हुआ, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक दल का शासन था, 15 गणराज्य थे इसमें, और नौकरशाही। उसके बाद सोवियत संघ में सभी संस्थाओं में सुधार, और रूस का प्रभुत्व था। जो 15 गणराज्य थे उसमें रूस जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्च हुआ था। देशों से जो यूरोप के जो बाकी देश थे उनसे ये लोग पिछड़ चुके थे। अर्थव्यवस्था का रुक जाना और विकास की गति कम होना इत्यादि। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी। मजबूती के साथ अमेरिका के साथ जो ये खड़ा रहा था शीत युद्ध के दौरान, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। अब यहाँ पर अपन देखेंगे सोवियत प्रणाली जो थी, सोवियत जो सिस्टम था, उसकी प्रभावहीनता या जड़ता की अवस्था में आना। तो सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था। तो 1979 में, 1979 में। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में सोवियत संघ स्थिर होकर के पश्चिम के देशों से पिछड़ गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई थी। अब देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव का इस दौरान जो है सोवियत संघ में आगमन होता है, और रूस के विघटन की स्थिति बनती है। 1980 के दशक के प्रारंभ में
सोवियत जो है वो ठहराव की स्थिति में आ चुका था। जैसा कि 1980 तक हमने देखा कि स्थिति इस तरीके से काफ़ी हद तक जो वो बिगड़ चुकी थी। और यही वह समय था जब मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में साम्यवाद की कमान जो है वो अपने हाथ में ली थी, संभाली थी। पश्चिम के देशों में सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, अतः उनकी बराबरी के लिए सोवियत संघ में सुधार की आवश्यकता थी। मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई पश्चिमी यूरोप जो है वो काफ़ी तेज़ गति से टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, सूचना तंत्र वहाँ का मजबूत होता जा रहा है, तो इन्होंने अपने सोवियत संघ को भी एक कदम ताल करते हुए आगे ले जाना चाहते थे। इसलिए काफ़ी सुधारों को जो है वो इन्होंने महत्व दिया और शुरुआत करी थी। ऐसे कठिन समय में गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कुछ सुधार किए और ये प्रणालियाँ लागू की, जैसे पुनर्रचना, खुलापन और अर्थव्यवस्था में सुधार। तो लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपनी सोवियत प्रणाली को, और साथ ही साथ जो है वो देश की हर अर्थव्यवस्था और हर क्षेत्र में पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे, उनके साथ जो है वो चलते रहने के लिए इन्होंने कई सुधार जो है वो अपने देश में अपनाए थे। जब पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का एक के बाद एक पतन होने लगा और सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन के पतन का प्रभाव सोवियत संघ के अंदरूनी मामलों पर पड़ा, जिसकी परिणति इसके विघटन के रूप में हुई। तो अब अपन देखेंगे सोवियत संघ के विघटन की स्थिति 1980 के जो दशक का जो अंतिम वर्ष थे, है ना, उस दौरान जो है वो इसका विघटन होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो सोवियत संघ के में शामिल जो 15 गणराज्य थे, उसमें से कुछ गणराज्य जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। सबसे पहले जो बाल्टिक गणराज्य थे, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया आते हैं, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। याद रखना, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाले 3 राज्य जो है वो कौन से थे सोवियत गणराज्य में से, तो वो थे बाल्टिक गणराज्य। इन्हें बाल्टिक गणराज्य कहते हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। और गोर्बाचोव ने इन गणराज्यों को सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता प्रदान कर दी। तो इस प्रकार अनेकों सोवियत गणराज्य संप्रभु राज्य बन गए। अगर इन पर एक्शन लिया जाता, अगर इन पर कार्रवाई की जाती, तब तो बाकी जो राज्य थे वो कोशिश नहीं करते, लेकिन जब इनको मान्यता दे दी गई तो बाकी राज्य इससे अलग हो गए। अब अपन देखेंगे कि सोवियत साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने अपनी नई पहचान के लिए 2 आदर्शों, पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपनाया। सोवियत संघ के विघटन एवं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के गठन की घोषणा बाकी गणराज्यों को, खास करके जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, उनके लिए आश्चर्यजनक थी। बहुत ही जल्द इन गणराज्यों को भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का भाग बना लिया गया। रूसी संघ को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। तो सोवियत संघ के जो भी अधिकार थे, है ना, हर क्षेत्र में वो रूस को दे दिए गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO में भी जो सुविधाएं दी गई थी सोवियत संघ को, वो सारी के सारी रूसी गणराज्यों को मिल गई थी। और सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सीट थी वो भी इसे मिल गई।